नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने 15,000 से निजी मुचलके पर भी केजरीवाल को जमानत दे दी है। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करेगी। नई दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकता है। साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। शेड्यूल जारी होते ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर की संख्या में 6% का इजाफा हुआ है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने शुक्रवार शाम को बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार रात एयरपोर्ट से ईडी कार्यालय ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। ईडी ने कहा कि के कविता को आज सुबह 10:30 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने दावा किया है कि के कविता उस साउथ ग्रुप का हिस्सा है जिसने अब खत्म हो चुकी शराब उत्पाद निशुल्क नीति के तहत शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी थी। साउथ ग्रुप पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। ईडी ने दावा किया है कि इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव अभियानों के लिए किया था। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने शुक्रवार को के कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर छापा मारा था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान केसीआर के बेटे और कविता के भाई केटीआर भी अपने आवास पर मौजूद थे। इस दौरान उनकी ईडी के अफसरों से तीखी नोकझोंक हुई। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक केटीआर की टीम की ओर से जारी बयान में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। केटीआर ने कहा, साल 1323 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने छापा मारा और काकी सम्राट प्रताप रुद्र को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली ले गए। खिलजी की सेना ने विजय जुलूस निकाला। ठीक 700 साल बाद 2024 में मोदी की सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और एमएलसी कविता को पकड़ लिया और दिल्ली ले गए। अब खिलजी की उत्तराधिकारी मोदी ने हैदराबाद में जुलूस निकाला है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। यह भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा देश भर की जनता को भेजा गया है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पुराना होता जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ और आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए योजनाओं को लेकर अपने विचार जरूर साझा करें। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी होने को लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी पर हावी हो रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 45 कंपनियों पर छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के फाइनेंस पर एक व्हाइट पेपर लाने की मांग की है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के इन आरोपों को जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, चुनावी चंदे का हिसाब इसलिए मिला क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। बीजेपी ब्लैक मनी से नहीं बल्कि अकाउंटेंट मनी से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी चंदे को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि योजना के जरिए एकत्रित धन का इस्तेमाल सियासी दलों को बांटने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में ठाणे में राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड और राज्य में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को दिए गए अनुबंधों के बीच कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी की ओर से यह टिप्पणी तब सामने आई है जब एक दिन पहले चुनाव आयोग के विभिन्न सियासी दलों को चुनावी चंदा और फंड देने वाली कंपनियों की सूची जारी की गई थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने कैबिनेट का विस्तार किया। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के अलावा मंगल पांडे, अशोक चौधरी समेत 21 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें भाजपा की तरफ से 6 लोग पहली बार मंत्री बनाए गए। बिहार राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित ओथ सेरेमनी प्रोग्राम में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। बिहार में लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक 22 घंटे पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट का दूसरी विस्तार किया गया है। पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल ने बीजेपी और जेडीयू के कुल 21 विधायकों को और विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में बीजेपी के 12 और जेडीयू के 9 विधायक शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में बिहार की जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 6 सवर्ण, 6 अनुसूचित जाति, 4 ओबीसी, 4 पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय के विधायक शामिल हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने एनडीए सरकार में मंत्री बनाकर सभी जातियों और समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार बयान दे चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसी बीच अब अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की है। अपने बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा प्रारंभ अधिकार है। हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भाजपा वहां सत्ता में आएगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ की अनुमति देते हैं तो इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने पीटीआई को बताया है कि स्टालिन, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इस जनसभा में शामिल होंगे। लंबे इंतजार के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। एक्टर करीब 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थैंक गॉड रिलीज हुई थी। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो योद्धा का बजट 55 करोड़ रुपए है, लेकिन फिल्म ने पहले दिन की शुरुआत में 4 से 6 करोड़ रुपए ही कमाई की है। महिलाओं की वुमेन्स प्रीमियर लीग के एलिमिनेटेड मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पिछली बार के विजेता मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब रविवार को फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का दिल्ली कैपिटल से मुकाबला होना है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को खेले गए एलिमिनेटेड मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन का लक्ष्य दिया। मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुंचने के लिए अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन आशा शोभा की कसी गेंदबाजी के कारण टीम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। इस ओवर में केवल 6 ही रन बन सके और इस तरह आरसीबी फाइनल में पहुंच गई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।